में लंबे रेस का घोड़ा बन के रहना है तो आपको मार्केट को समझना होगा। किसी के कहने पे ये खरीद लो, ये बेच दो, इससे आउट हो जाओ, इसमें एग्जिट कर जाओ, उसमें इन कर जाओ, ये सब चीज़ें कब तक करते रहोगे आप? किसी के बातों में आकर किसी स्टॉक में आप लॉस करोगे, किसी की बातों में आकर ऑप्शन में लॉस करोगे, किसी की बातों में आकर फ्यूचर में। तो इस तरह से ये सिलसिला बहुत लंबा नहीं चलता है और फिर एक इन्वेस्टर अपने गाढ़े कमाई का पैसा भी कहीं ना कहीं वो बर्बाद हो जाता है उनका। तो मैं बार बार सजेशन देता हूँ कि आप मार्केट को समझना शुरू करिए। अगर आप पिछले एक वीक में देखे होंगे तो मार्केट का जो रेंज बाउंड रहा है 16,800 का नीचे का और 17,200 का ऊपर का, अगर आप देखें तो पूरा लगभग वीक ने मार्केट ने इसी बीच में पार कर दिया है। और अगर आप मेरा एनालिसिस देखते होंगे तो मैंने पहले ही बता दिया था कि मार्केट अभी इसी लेवल में ट्रेड करेगा। अगर आपने लास्ट मेरा थर्सडे का वीडियो देखा होगा तो मुझे एक उम्मीद थी कि हो सकता है एक्सपायरी के दिन एक बड़ा किसी तरह का बाजार एक डिसीजन ले और किसी एक तरफ बड़ा मूवमेंट देने में कामयाब रहे, लेकिन मार्केट ने उस दिन भी खास करके ऑप्शन ट्रेडर को बहुत छकाया और लास्ट में बाजार ने बस वहीं पे घुमा फिरा के बंद हो गया। और मैंने उस दिन भी कहा था कि आज भी जो क्लोजिंग हुआ एक्सपायरी के दिन तो मार्केट का सेंटीमेंट वीक ही है। और देखिए फिर से आपको लास्ट आने ट्रेडिंग डे फ्राइडे को मार्केट ने 131 पॉइंट टूट के ही बंद हुआ है। नमस्कार दोस्तों, देखिए आइए सबसे पहले हम लोग मार्केट का अपडेट ले लेते हैं। तो मार्केट ओपन हुआ 17,076 का। अगर देखें तो यही इसका प्रीवियस क्लोज था। प्रीवियस क्लोज पे मार्केट होने का सीधा मतलब था कहीं ना कहीं मार्केट अपने आप में वीक है और इसका आपको फिर लास्ट में इस चीज़ का असर देखने को भी मिला। मार्केट ने किसी तरह 17,109 को हाई बनाने में कामयाब रहा, फिर वहाँ से मार्केट टूटा और 16,917 का लो लगाया और फिर थोड़ा सा ऊपर जंप करके मार्केट ने लगभग 16,945 पे क्लोजिंग दे दिया। देखिए मार्केट का क्लोजिंग देखिए निफ्टी क्लोज हुआ है 16,945 पे, आने यहाँ से करीब 150 पॉइंट नीचे का रेसिस्टेंस और यहाँ से करीब 200 पॉइंट ऊपर का रेसिस्टेंस। तो मार्केट एकदम लोगों को छका रहा है। दूसरी बात इसमें जो ध्यान देने वाली बात है, मैंने आपको थर्सडे वाली वीडियो में ही बता दिया था कि ये जो लास्ट वीक है खास करके मार्च का, ये फाइनेंशियल ईयर का भी क्लोजिंग है, इसमें कुछ बड़ा हो सकता है मार्केट में। और इसमें खास करके मार्केट ये लास्ट जो एक्सपायरी होगा उस पर आपको पता चल जाएगा कि मार्केट का अब आगे का जो इसका जो चाल होने वाला है वो किस तरह का होना। देखिए मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये जो वीक है मार्च का लास्ट वीक जो एक्सपायरी होगा उसमें कुछ बड़ा होने वाला है। तो देखिए जैसा कि मैंने बताया था, अभी भी अगर आप बात करें, जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो उधर फिनांस मिनिस्टर के साथ पीएसयू बैंकों की बैठक चल रही है और बैठक में फिनांस मिनिस्टर ने खास करके गवर्नमेंट ने सरकारी बैंकों से बॉन्ड पोर्टफोलियो की जानकारी मांगी है और वो इस पे भी बात करेंगे कि जो दुनिया भर में बैंकों के साथ जो क्राइसिस हो रहा है, खास करके जो यूएसए में हुआ, कई बैंक डूबे, तो उस तरह की अगर यहाँ परिस्थिति ना बने तो इससे सरकार पहले कुछ ना कुछ निपटने की ये रणनीति बनाएंगे। और जो आपको इस वीक के बाद एक बड़ी अपडेट देखने को मिलेगा वो ये है कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी एनएससी ने 30 मार्च से ऑप्शन ट्रेडिंग में जो डू नॉट एक्सरसाइज फैसिलिटी थी उसको ये बंद करने वाली है। और इससे क्या होगा कि खास करके ऑप्शन ट्रेडर को नुकसान हो सकता है। ऑप्शन ट्रेडर को नुकसान होगा तो इसमें ऑप्शन में खास करके वॉल्यूम कमेगा और जब ऑप्शन में वॉल्यूम कमेगा तो सबसे ज़्यादा जो नुकसान होंगे वो ब्रोकर को होगा और उसके बाद एनएससी में वॉल्यूम कमेगा तो एनएससी को भी नुकसान होगा। तो देखिए इन सब चीज़ों को लेके सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि ये फैसिलिटी को बंद करने वाली है। अब देखिए डू नॉट एक्सरसाइज, आप भले ही इसका नाम से ना जानते हो लेकिन मार्केट में जो भी ऑप्शन वगैरह में ट्रेडिंग करते हो इसका फ़ायदा जरूर उठाया होगा। होता ये था कि अगर आपने अपने सौदे को स्क्वायर अप नहीं किया तो आपके बिहाफ पे आपके ब्रोकर सौदे को स्क्वायर अप कर देता था ताकि आपको डिलीवरी ना लेना पड़े। लेकिन अब जब आपको अगर आपके और आपके ब्रोकर के बीच में टाइम से कम्युनिकेशन नहीं हो सका तो आपके बिहाफ पे शायद ब्रोकर उस सौदे को स्क्वायर अप नहीं कर पाएगा। और जो खास करके इसमें जो बीच में प्रॉब्लम ये आ रही है कि अगर बिना क्लाइंट के कम्युनिकेशन का अगर उसने फैसला नहीं लिया तो अब जो बीच में डिलीवरी जो उठ जाएगी, यानी जो सौदे को डिलीवरी लेना पड़ेगा, तो हो सकता है ये ब्रोकर के ऊपर कहीं ना कहीं एक लायबिलिटी बन जाए। और अगर अगली खबर पे बात करें तो आईटी सेक्टर से, तो आईटी सेक्टर पे अभी भी जो खास करके परेशानियां हैं वो बरकरार है। और दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी एसेंचर ने 19,000 एम्प्लॉय की छंटनी की घोषणा भी कर दी। अगर एसेंचर की बात करें तो करीब एसेंचर में 7 लाख एम्प्लॉय है और उसमें से 3,000 तो करीब इंडिया में एम्प्लॉय हैं। अगर 2023 की एक आंकड़े पे बात करें तो अभी मात्र इस साल अगर हम बात कर लें 2023 की तो 2.5-3 महीने में ही इस साल ने 334-35 कंपनियों ने मिलकर करीब 1 लाख से ज़्यादा लोगों की इन्होंने नौकरियों से छंटनी कर चुके हैं। तो जो खास करके ये जो आंकड़ा आ रहा है ये बेहद ही खराब है खास करके आईटी सेक्टर से। खबर की बात करें तो मैं बता देता हूँ आपको, आपका घूमना और खाना दोनों महंगा होने वाला है। तो घूमना इसलिए महंगा हो जाएगा कि लगभग सभी गाड़ियों ने अप्रैल के बाद से अपने गाड़ियों की
कीमतों में वृद्धि करने का ऐलान कर दिया, चाहे वो 2 व्हीलर हो या 4 व्हीलर हो। देखिए पहले एक टेंडेंसी थी, गाड़ियाँ 2 बार ही कीमतें बढ़ाती थी, एक तो नए साल पे और दूसरा हो सकता है थोड़ा सा ये फेस्टिवल सीजन पे बढ़ाती थी। लेकिन ये बीच में जो इनका जो कीमत बढ़ाने का ये खास करके सिलसिला चालू हुआ है, ये थोड़ा सा महंगाई का असर आपको सामने दिखा रहा है। ये कह भी रहे हैं कि इन्फ्लेशन के चलते इनके जो कॉस्टिंग में वृद्धि हो रही है उसके चलते ये लोग कीमतें बढ़ा रहे हैं। दूसरी अगर खाने की बात करें तो खाने की बात करें तो गेहूं की कीमतों में दिल्ली में साफ इजाफा दोबारा से देखने को मिल रहा है। जो आपको 2400 रुपये प्रति क्विंटल गेहूँ मिल रही थी वो दोबारा से 2500 हो गया था। हालांकि ये कीमत 3000 के आसपास चला गया था, लेकिन जैसे ही गवर्नमेंट ने इसमें बीच में बचाव किया और अपने सप्लाई ओपन मार्केट में किया गेहूं का, तो ये घट के आ गया था 2400 पे। लेकिन दोबारा से सरकार की अपनी तरफ से ओपन मार्केट में सेलिंग के बावजूद अगर दोबारा से ये गेहूं की कीमतें बढ़ने लगी है और फसल आने से ठीक अगर हम लोग अगले खबर की बात कर लें तो यूएस फेड ने दोबारा से इंटरेस्ट रेट में वृद्धि कर दी है। और अगर मेरा वीडियो आप बराबर देखते होंगे तो मैंने ही पहले से बता दिया था कि यूएस फेड दोबारा से इंटरेस्ट रेट बढ़ाएगा, क्योंकि उसकी मजबूरियां बता रही है, उसके बढ़ाने के सिवा कोई चारा नहीं रहा यूएस फेड के सामने। और वो आपने वही देखा यूएस फेड का। अगर आपको डिटेल चाहिए तो मेरा 2-3 दिन पहले का एनालिसिस देख लीजिएगा, उसमें पूरा करा हुआ है। तो यूएस फेड ने दोबारा से मार्केट को साफ साफ इंडिकेशन दे दिया कि हम तो इन्फ्लेशन कंट्रोल के लिए किसी भी हद तक जाएंगे। अगर अगली हम खबर बात कर लें तो फिर से आ जाता है इंडियन स्टॉक मार्केट से जुड़ा हुआ। तो सरकार ने अब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे जो इंडेक्सेशन मिलता था तो इंडेक्सेशन को उन्होंने समाप्त कर दिया है। इससे लॉन्ग टर्म खास करके कैपिटल गेन करने वाले लोगों को नुकसान होगा। लेकिन एक बात मैं साफ करता चलूँ, ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो है वो इक्विटी से इतर है। ये जो लागू होगा इंडेक्सेशन जो ख़त्म किया है वो इक्विटी में से नहीं है, इसको आप इक्विटी को साइड कर लो। ये जो लागू हुआ वो डेप्ट मार्केट के लिए। अगर आपने डेप्ट में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कैपिटल गेन कमा रहे हैं तो उसमें जो पहले आप इंडेक्सेशन लेते थे, यानी इंडेक्सेशन क्या होता था, आपको इन्फ्लेशन का रिलैक्सेशन मिलता था, उसको हम लोग इंडेक्सेशन कहते थे। तो वो अब सुविधा नहीं ले पाएंगे। लेकिन ये बात आप अभी भी अपने दिमाग में जहन में डाल लीजिए कि ये इक्विटी से इतर है, मतलब इसमें इक्विटी सेगमेंट में कोई छेड़छाड़ नहीं किया गया है। ये सिर्फ डेप्ट मार्केट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के लिए है। अब आइए हम लोग चलते हैं अपने एनालिसिस के लास्ट फेज में, जहां हम लोग जानने की कोशिश करते हैं कि अब मार्केट का मूड ऑफ मार्केट क्या होने वाला है। तो जैसा मैंने आपको पहले ही बताया कि ये जो खास करके सप्ताह है ये आपको मूड ऑफ मार्केट तय करने में ज़्यादा हेल्प करेगा कि इस एक्सपायरी पे जो सौदे का कैरी ओवर हो रहा है वो किस तरीके का हो रहा है, सौदे का कैरी ओवर किस तरह जा रहा है। और सेकंड थिंग मैंने बताया था कि खास करके मैंने पहले बताया था कि मार्च क्लोजिंग तक कई कंपनियों खास करके बैंकिंग सेक्टर में रिजल्ट आएंगे। और जहाँ तक मुझे लग रहा है बैंकिंग सेक्टर पे आपको जो इनके जो रिजल्ट आने वाले हैं वो कहीं ना कहीं इस पर प्रेशर दिखेगा। और ख़ास करके इनको जो बॉन्ड के जरिए अभी तक देखो कहीं पे चर्चा नहीं हो रही है, लेकिन अब चर्चा होने लगेगी। इसीलिए खास करके फिनांस मिनिस्टर ने पीएसयू बैंकों को बुलाया है। तो खास करके इनको बॉन्ड के माध्यम से जो लॉस हो रहा है तो इनका शायद क्वार्टर रिजल्ट पे इसका एक बुरा प्रभाव देखने को मिलेगा। और ये किस तरह से दिखाते हैं तो बैंकिंग सेक्टर में इस पर भी तय करेंगे। आईटी सेक्टर तो पहले से खराब चल रही है। अभी अगर नियर टर्म में देखें तो मार्केट का मुझे वही अभी भी रेंज बाउंड दिख रहा है, जब तक वो टूटेगा नहीं। जैसा मैंने बताया था कि ऊपर का 17,200 का लेवल और नीचे का 16,800 का लेवल, और पूरे वीक लगभग मार्केट ने इसी बीच में घूमते रह गया। और मुझे लग रहा है इस वीक में भी एक्सपायरी तक मार्केट शायद इसी में बिता दे, या फिर अगर मार्केट ने इस बार अगर इस लेवल को तोड़ा तो 16,500 तो मुझे तय दिख रहा है इस मार्केट का। और अभी भी अगर मैं जहाँ तक सेंटीमेंट की बात करता हूँ तो मार्केट को देखिए यहाँ से सेंटीमेंट चेंज होने में, मैं अगर मेरी बातों को आप समझ पा रहे हैं, मार्केट को यहाँ से सेंटीमेंट चेंज होने में एक किसी न किसी बड़ी खबर की जरूरत है। बड़ा पॉजिटिव न्यूज चाहिए जो न केवल इंडिया से जुड़ा हो बल्कि पूरे ग्लोबल इकोनॉमी से जुड़ा हो। क्योंकि ये जो मंदी आई है ये किसी एक देश या किसी पार्टिकुलर कंट्री की वजह से नहीं है, ये पूरे ग्लोबली मंदी है। तो ग्लोबली मंदी को बूस्टअप करने के लिए एक बड़ा न्यूज चाहिए, या फिर कई इकोनॉमी से वैसे कोई खबर निकल के आए जिससे बाजार को एक भरोसा मिला कि हाँ अब बाजार लगता है ऊपर ही ऊपर हो सकता है। तो यहाँ से एक बड़ी खबर जब तक नहीं आती है तो मार्केट मुझे अभी भी एक ट्रेंड रिवर्सल मुझे नहीं दिख रहा है। तो अभी तक मेरा जो ट्रेंड है वो डाउन ट्रेंड में ही है। और दोस्तों कैसा लगा मेरा ये छोटा सा रिपोर्ट जरूर बताएंगे। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए, अपने जानने वालों में मेरे वीडियो को शेयर कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूँ आप तक ये आसानी से पहुँच जाए। तो नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।